नमस्कार दोस्तों। अफजल खान का वध और रुस्तम जमान की हार के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ आदिल शाही द्वारा शुरू किए गए तीसरे अभियान की तरफ आदिल शाही के एक सख्त सरदार सिद्दी जौहर ने कैसे मजबूत घेराबंदी कर महाराज को पनाला किले में कैद कर लिया। इसके अलावा उसी समय उत्तर से औरंगजेब ने भी उसके एक मातब्बर सरदार शाहिस्ते खान को स्वराज्य पर नामजद करने की वजह से स्वराज्य की जान को कैसे खतरा पैदा हुआ और इस दोहरे संकट में फंसने से महाराज और स्वराज्य के लिए स्थिति कितनी कठिन हो गई और इससे बाहर निकलने के लिए महाराज ने कौन सी बड़ी योजना बनाई, इसका पूर्वार्ध हम पिछले भाग में समझ चुके हैं। अब इस भाग में हम उसके उत्तरार्ध को, जो युक्तियों से परिपूर्ण है, अमोघ पराक्रम से युक्त है और स्वामी निष्ठा से ओतप्रोत भरा हुआ है, उसे गहराई से समझने जा रहे हैं। चलो तो फिर 12 जुलाई 1660 रात के करीब 10 बजे महाराज ने अल्पाहार लिया। सादे कपड़े पहने कुछ ही लोगों को साथ लिया। बेशक उनमें ऐसे लोग भी थे जिन्हें रास्ते की पूरी जानकारी थी। उनके सिवा महाराज के कुछ विशेष अंगरक्षक भी थे। उनमें ऊपर उल्लेखित बाजी प्रभु और फुलाजी प्रभु देशपांडे भाई और उनके साथ उनके बांदल मंडली भी थे। इसके अलावा शिवा काशिद नाम का एक नाई भी था जो हूबहू महाराज जैसा दिखता था। इनका गांव पनाला के घेरे में मौजे नेबापुर है। उन्हें भी साथ में लिया गया, लेकिन महाराज जैसी पोशाक में। ऐसा क्यों? तो उसका जवाब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस रणनीति का भाग रहने वाली, मगर ये रणनीति वास्तव में सफल होने के लिए जबरदस्त स्वामी निष्ठा से प्रेरित, आत्मत्याग से भरा हुआ यह दिलेर इतिहास हमारे सामने प्रकट होता जाएगा। किले से भागने से पहले महाराज ने अपने सरदारों को संदेश भेजकर 12 जुलाई की शाम तक पनाला से विशालगढ़ तक के रास्ते पर सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियों को आकर खड़ा रखने की व्यवस्था की होगी। इस नक्शे पर ध्यान दें, क्योंकि पीछा किए जाने की बहुत अधिक संभावना थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से ही किसी भी समय साथ में पर्याप्त सेना की आवश्यकता रहने वाली थी, जो समय पड़ने पर योजना के अनुसार दुश्मन से उलझी रहे और महाराज आगे बढ़ निकले। अतः यह बिल्कुल स्वाभाविक था कि जैसे जैसे महाराज विशालगढ़ की ओर बढ़े तो उनके साथ सेना भी बढ़ने की एहतियात उनकी योजना में शामिल थी। साथ ही सेना का यह जमावड़ा इस तरह से किया जाना जरूरी था कि जौहर को इसकी भनक तक ना लगे। इसलिए इन सैनिकों की संख्या पर मर्यादा थी और इस सेना को पनाला के कितने करीब लाया जा सकता था, यह भी एक सवाल ही था। विशालगढ़ को भी पाली के यशवंतराव दलवी और श्रृंगारपुर के सुरवे, इन बीजापुरी सरदारों ने घेर रखा था। स्वाभाविक रूप से अगर विशालगढ़ पहुंचना हो तो इस घेराबंदी को हरा कर ही किले पर चढ़ सकते थे। इसके लिए विशालगढ़ तक पहुंचने तक किले के तलहटी में पर्याप्त सैनिकों का गठन किया जाना जरूरी था। लेकिन पनाला की सिद्दी जौहर की घेराबंदी और विशालगढ़ की इस घेराबंदी में जमीन आसमान का अंतर था। विशालगढ़ की घेराबंदी बहुत हल्की थी, सरदार भी नगण्य थे और घेराबंदी भी पहाड़ी इलाके में, इसलिए इस घेराबंदी की महाराज को कोई बड़ी चिंता नहीं थी। बावजूद इसके अगर कुछ भी पूरी तरह से प्रतिकूल होता तो भी महाराज सीधे कोंकण में उतर जाते, वो भी पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित। यहाँ से हम महाराज की शत्रु सेना को भ्रमित कर दिशा भूल करने की योजना को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। महाराज और उनके साथी पनालगढ़ के नीचे उतरे। रात बढ़ चुकी थी, तेज बारिश और महाराज शरण आने की अफवाह से जौहर के शिविर में कुछ ढीलापन छा चुका था। महाराज और उनके लोग तय की गई 2 चौकियों के बीच झाड़ियों में एक कठिन जगह से भाग निकले, पैदल दबे पांव। दुश्मन को इसकी जरा भी भनक लगती तो महाराज और महाराज के रूप में हिंदवी स्वराज का सर्वनाश। लेकिन दैव ने साथ दिया, घेराबंदी को इसका कोई पता नहीं चला। महाराज शीघ्र ही पश्चिम की ओर प्रस्थान कर गए। जौहर की सेना बहुत पीछे रह गई। पनाला के पश्चिम में मसाई का पठार 4-5 मील लंबा और 3-4 मील चौड़ा है। पठार की तलहटी में महाराज की कुछ सेनाएं उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। वह पालकी लेकर आए थे। पालकी क्यों? आप समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पनाला से कोंकण तक एक नजदीकी राजमार्ग अंबाघाट मार्ग है, जो मसाई पठार के उत्तरी किनारे के साथ मलकापुर से होकर गुजरता है, जो विशालगढ़ की ओर भी जाता है। लेकिन महाराज ने जानबूझकर इस रास्ते को टाल दिया, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा एहसास था कि अगर उनका पीछा किया जाएगा तो यही से किया जाएगा। इसलिए वे मसाई पठार वाले कठिनाई भरे रास्ते से जा रहे थे। अब वह पालकी और महाराज का पहराव पहने शिवा काशिद आगे आए। वह पालकी में बैठे और 50-60 हशमों के साथ अंबाघाट के राजमार्ग पर आगे बढ़े। क्यों? आप समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। महाराज अपनी सेना सहित मसाई के पठार पर गए। जैसे ही बारिश शुरू हुई, अंधेरा, बारिश, कीचड़ और कठिन रास्ते ने रफ्तार धीमी कर दी।
रास्ता दिखाने वाले चतुर गाइड सबसे आगे दौड़ रहे थे। अंधेरे में निशान धुंधले हो रहे थे। रास्ते का हर फरलांग और हर पीछे जाने वाला पल मायने रख रहा था। अगर कहीं भी पीछे रह जाते तो समय माफ नहीं करने वाला था। पठार समाप्त हो रहा था। महाराज कुंवर खिंड से बाई और उतरने लगे। अगला मार्ग पश्चिम की ओर पहाड़ की किनारे से। खेतवाड़ी पीछे रह गया। अगला पास कर लिया। करपेवाड़ी को दाई और रखते हुए अम्बेवाड़ी, कलकवाड़ी, रिंगेवाड़ी, मालेवाड़ी, पाटेवाड़ी पार करते हुए सभी लोग मसौड़े आ पहुंचे। यह सारा मार्ग अत्यंत पहाड़ी और घने जंगलों वाला है। रास्ते मुख्यतः पहाड़ी ढलानों से ही गुजरते हैं। 2-3 दर्रे पार करने पड़ते हैं। उसमें भारी बारिश, स्वाभाविक रूप से धाराएं, नाले असंख्य। इसमें शैवाल, पत्थर, गोटे। रास्ते कई स्थानों पर कीचड़ युक्त और फिसलन भरे थे। इस क्षेत्र की पूरी जानकारी के बिना दिन के उजाले में भी रास्ता ढूंढना मुश्किल है। अतः महाराज के इस पलायन पर्व में गाइड लोगों का सहयोग अनमोल था। महाराज के प्राण उन पर ही तो निर्भर थे। मसवड़े के पास मलकापुर से माण होकर आने वाला रास्ता मिल जाता है। रास्ता इतना दुर्गम होने के कारण ही तो महाराज की सारी सेना एकदम चुपचाप बढ़ पा रही थी। इसके अलावा यदि शत्रु महाराज तक पहुंच भी जाता तो ऐसे क्षेत्र में शत्रु के लिए युद्ध करना असंभव होता। रास्ते में पड़ने वाले एक गाँव भी मुट्ठी भर 10-15 दहलीज वाले गाँव है। इसलिए यह रात में उन गाँव वालों का जग कर देखना, आश्चर्य महसूस करना और फिर से सो जाने के अलावा कुछ नहीं होने वाला था। सिद्दी जौहर के डेरे के बाहर सभी दलों की छोटी छोटी टोलियां दूर दूर तक गश्त करती रहती थी। इसके अलावा छोटी छोटी चौकियां भी नाके नाके पर तैनात थी। उस रात के अंधेरे में किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसी एक स्काउटिंग टोली ने देखा कि मराठों की एक सेना किले से बाहर आ गई है और चौकी पहाड़ों से बचते हुए मसाई पठार की ओर से भाग रही है। कर्म धर्म से महाराज और उनके साथ मौजूद मावलों को भी इस बात का एहसास हुआ, तो उनके ध्यान में आ गया कि अब उनका पीछा जरूर होगा। सिद्दी के वह सैनिक उसके शिविर की ओर दौड़ पड़े। जौहर सोने की तैयारी कर रहा था। तब उसे चौंकाने वाली खबर सुनाई गई। सुनकर वह दंग रह गया। अब कैसी नींद। शिविर में नगारे बजने लगे। मुख्य सरदार दौड़ते हुए जौहर के डेरे की ओर आए। शिविर में इस इलाके के मुखबिरों को बुलाया गया। जासूस आए। अंदाजा लगाया गया सिद्दी जौहर का दामाद सिद्दी मसूद किले के पश्चिमी हिस्से के घेरे में था। स्वाभाविक रूप से जौहर ने मसूद को ही एक सेना के साथ महाराज का पीछा करने भेजा। उसके साथ 2000 घुड़सवार और 1000 पैदल सेना साथ दी गई। इसके अलावा साथ में फाजल खान, सरजा खान आदि सरदार भी थे। सबसे पहले 23 घुड़सवारों को, जो मार्ग से भलीभांति परिचित थे, महाराज का रास्ता ढूंढने के लिए सभी मुख्य मार्गों पर आगे भेजे गए। उनके पीछे संदेशवाहकों की श्रृंखला बनाने के लिए घुड़सवार सेना की हल्की पलटने भेजी गई। इस प्रकार जगह जगह छोटी छोटी सेना चौकियां तैनात की गई और तेज गति से चलने वाले जासूसों और दूतों का एक नेटवर्क तैयार हो गया। करने वाद्य की विशिष्ट ध्वनि द्वारा शत्रु की क्षणिक हलचल को दूर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। सिद्दी मसूद तेजी से सेना के साथ मसाई के पठार पर पहुंचा। उसने कुछ सैनिकों को पठार की तलहटी में तैयार रखा और कुछ सैनिकों को पठार से और कुछ सैनिकों को मलकापुर के रास्ते तेजी से पीछा करने का आदेश दिया। अब पहले की कुछ पहेलियां सुलझेंगी और महाराज की रणनीति का भी एहसास होगा। इधर महाराज की रणनीति के कारण शत्रु सेना का जो समय बर्बाद हुआ उस पर पूरा ध्यान दे मित्रों। आधी रात का समय मलकापुर के रास्ते पीछा करते हुए मसूद की सेना ने मराठों की एक टुकड़ी को पालकी के साथ भागते देखा। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें इतनी जल्दी इतनी बड़ी सफलता प्राप्त होगी। उन्होंने बड़े जोश से उस टुकड़ी को घेर लिया। पालकी के भुई कांप उठे। महाराज के सैनिकों ने अपने हथियार थाम लिए और मसूद के सैनिकों पर टूट पड़े। मानो वे महाराज की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनके आवेश में कोई जोश नहीं था। पहले से दिए गए निर्देशानुसार अपनी हार हुई ऐसा दर्शाते हुए उनमें से कुछ मराठा सैनिक घोड़े दौड़ाते हुए मलकापुर की ओर भाग निकले और कुछ वहां घायल हो गए। मसूद के सैनिकों की दिलचस्पी उस पालकी में थी। उन्होंने पालकी में देखा तो शिवाजी राजा ही, जो गुस्से से लाल हो बिना एक भी शब्द बोले बैठा था। उसमें घना अंधेरा और तूफानी बारिश। उन्होंने ज्यादा कुछ सोचे या पूछताछ किए, तुरंत पालकी को शिविर की ओर मोड़ दिया। यह खबर सुनकर जौहर बेहद खुश हुआ। तंबू किले के पूर्व दिशा में था, अर्थात मसाई के पठार की तलहटी और जौहर के शिविर के बीच की दूरी 5 से 6 मील थी। दोस्तों, यह डिस्टेंस इसलिए बता रहे हैं ताकि बर्बाद हो रहा समय आपके ध्यान में आए। पालकी को तुरंत जौहर के पास लाया गया। जौहर ने राजा को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी सेना में 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने महाराज को पहले प्रत्यक्ष देखा था। वे दोनों अफजल खान के साथ प्रतापगढ़ आए थे। उन्होंने तब महाराज को देखा था। इसके अलावा उस मारामारी के प्रसंग में उन्होंने राजा के सिर पर एक बड़ा घाव लगते देखा था। वह एक अच्छा संकेत था। उन मुखबिरों को बुलाया गया। पालकी जौहर के सामने रख दी गई और राजा बाहर आ गए। दिए की रोशनी में कुछ देर तक राजा को ठीक से परखने के बाद जो लोग राजा को जानते थे वो चिल्लाए, गद्दारी, यह शिवाजी राजे नहीं,
मसूद और जौहर को लगा जैसे भूकंप हुआ। शिवा काशिद खड़े मुस्कुरा रहे थे। जौहर ने उनका सिर काटने का आदेश दिया और गुस्से से पालकी फेंक दी। काशिद को पनाला की तलहटी में मारा गया। इस फर्जीवाड़े में जौहर का कितना समय बर्बाद हुआ, इसका हिसाब आप खुद लगा सकते हो। यहाँ सोचने वाली एक और बात यह है कि शिवा काशिद इस मामले को महाराज ने सोच समझकर अपनी रणनीति के लिए तैयार किया था। महाराज की तरह कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी उसे अच्छे से शिक्षा दी गई थी और उसे इस सच्चाई से भी पहले से ही वाकिफ किया गया था कि यदि यह योजना विफल हो गई और तुम पकड़े गए तो तुम्हें मृत्यु का ही सामना करना पड़ेगा। इतना भयानक सत्य जानते हुए भी उन्होंने हंसते हंसते स्वयं को इस राष्ट्रीय कार्य के लिए तैयार किया और अंत में उन्होंने हंसते हंसते ही मृत्यु को भी गले लगा लिया। क्या जिंदगी इतनी सस्ती है दोस्तों? परंतु स्वराज्य के महान कार्य के सामने उन्होंने अपनी जान भी क्षुद्र समझी। न केवल वह, बल्कि इस पालकी के साथ जो सैनिक थे वे भी उनके परिणाम भली भांति जानते थे, लेकिन उन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति देकर उसी साहस और निष्ठा से इस नाटक को अंजाम दिया। ऐसे बलिदानों से ही छत्रपति शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य के इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। ऐसे निस्वार्थ बलिदान पर ही वह राष्ट्र खड़ा हुआ था और आगे फला फूला और बड़ी मजबूती के साथ सीना ताने टिका रहा था। एक राष्ट्र किसके दम पर दृढ़ता से खड़ा रहता है और चिरंतन टिकता है, उसका अमोघ रहस्य यहाँ ध्यान में ले दोस्तों। अब दोगुनी गति से पीछा करना जरूरी था, लेकिन किस दिशा से? तभी पठार से ही संदेश आया कि राजा की सेना पश्चिम की ओर ही आगे बढ़ गई है। उससे यह स्पष्ट हो गया कि राजा अंबा घाट नहीं गए हैं और वे विशालगढ़ की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं। तब यह समझते हुए कि मलकापुर के माध्यम से, पांडरपानी गजापुर के माध्यम से सभी सैनिकों को विशालगढ़ ले जाना सबसे अच्छा होगा। लगभग 2000 की घुड़सवार सेना के साथ मसूद और फाजल खान, सरजा खान और सिद्दी बिलावल, ये सरदार जी जान लगाकर दौड़ने लगे। दोस्तों, नक्शे पर नजर रखें। चूंकि सड़क आमतौर पर अच्छी थी, उनकी गति अच्छी थी। सेना मलकापुर को अंबा घाटी का रास्ता छोड़कर उचाट, पार्ले, मान होते हुए पांडरपानी के पास पहुंची। 13 जुलाई की सुबह हो रही थी। इसी समय उनकी मुलाकात उस टुकड़ी से भी हुई जो मसाई पठार, खोतवाड़ी, विंगेवाड़ी, पाटेवाड़ी, मसवड़े से होकर महाराज का पीछा कर रही थी। और आगे के दूत भी यह समाचार लेकर आए कि राजा शिवाजी अपनी सेना के साथ बहुत निकट है और विशालगढ़ की ओर ही भाग रहा है। अब दिन चढ़ने लगा था, प्रकाश मदद करने वाला था, शत्रु निशाने में आ चुका था। इससे मसूद की सेना को दुगनी ताकत प्राप्त हुई। जोश से चिल्लाते हुए वे आगे बढ़े। अब इस इतिहास का अगला और अंतिम भाग, मतलब जबर पराक्रमी, स्वामी निष्ठा से ओतप्रोत भरे हुए, स्वराज्य के लिए और लाखों लोगों के मूल्यवान स्वामी के प्राण बचाने के लिए अपने खुद के जीवन की आहुति देने वाले एक मेव द्वितीय उदाहरण को हम अगले भाग में गहराई से और दिल से समझेंगे, क्योंकि समय की कमी के कारण आज हमें यही रुकना पड़ रहा है। हालांकि ताकि आपको अगले महान इतिहास की सूचना समय पर मिल सके, कृपया आज ही अपने इस हिस्ट्री और हम चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको ये एपिसोड भी पसंद आया होगा, है ना? तो कृपया इसे लाइक और कमेंट जरूर करें और इस तेजस्वी इतिहास को हर एक भारतीय तक पहुंचाने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यही आप सभी से विनम्र निवेदन है। धन्यवाद। वंदे मातरम।